सभी साथियों को राम राम नमस्कार। ओके क्लासेज में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं मैं आरपीएफ एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि आप सभी को पता है आरपीएफ का एग्जाम 2 मार्च से शुरू हो जाएगा। तो मेरे भाई जिनका भी पेपर 2 तारीख को, 3 तारीख को, 4 तारीख को या आगे आने वाले दिनों में जिनका भी पेपर है वो सारे के सारे स्टूडेंट इस क्लास को लास्ट तक देख लेना। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। और मेरे भाई सभी बच्चों को ये कमेंट करना है कि आपका पेपर कौन सी तारीख को है। 2 तारीख को पेपर है, 3 तारीख को है, 4 तारीख को है, 5 तारीख को है, कब आपका पेपर है ये सभी बच्चों को कमेंट करना है। क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो देखो मेरे भाई पहला सवाल है, अफ्रीका का सबसे अधिक आबादी वाला देश निम्नलिखित में से कौन सा है। सभी बच्चे बताओ भाई, अफ्रीका का सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है। मोरक्को, नाइजीरिया, बेनिन या फिर मेरे भाई आपका सोमालिया। तो फटाफट कमेंट करो भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। तो मैं आपसे पूछूं कि अफ्रीका का सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है तो आप बोलोगे सर वो तो नाइजीरिया है। कौन सा मेरे भाई आपका? नाइजीरिया। मैं तुमसे पूछूं कि सबसे अधिक आबादी वाला आपका महाद्वीप कौन सा है। सबसे अधिक आबादी वाला महाद्वीप कौन सा है तो वो है मेरे भाई आपका एशिया। कौन सा मेरे भाई? एशिया महाद्वीप। क्योंकि मेरे भाई एशिया महाद्वीप में देखो भारत भी एशिया महाद्वीप में आएगा, चीन भी एशिया महाद्वीप में आ गया और इनकी तो पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। इसका मतलब मेरे भाई अफ्रीका का सबसे अधिक आबादी वाला देश नाइजीरिया है और सबसे अधिक आबादी वाला महाद्वीप कौन सा है? आपका एशिया। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। म्यांमार की मुद्रा निम्नलिखित में से कौन सी है। फटाफट कमेंट करो भाई, म्यांमार की मुद्रा कयात है, नायरा है, रियाल है या फिर मेरे भाई आपका क्रोन है। तो देखो भाई एग्जाम की दृष्टि से अगर मैं देखूं तो म्यांमार एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट देश है, क्योंकि म्यांमार से काफी ज्यादा क्वेश्चन हमारी एग्जाम में आते हैं। तो देखो भाई म्यांमार की मुद्रा का क्या नाम है, सभी बच्चे बताएंगे। इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? आपका क्यात। अब देखो भाई मैं तुमसे बात करता हूं म्यांमार के बारे में। तो म्यांमार की मुद्रा मैंने तुमको बताई कि क्यात हो गई। म्यांमार की राजधानी का क्या नाम है? सर म्यांमार की राजधानी का नाम है आपके नापीदा। क्या नाम है मेरे भाई आपके? नापीदा। सर म्यांमार का पुराना नाम क्या है? सर म्यांमार का पुराना नाम तो पुराना नाम ठीक भाई, पुराना नाम इसको मेरे भाई बर्मा के नाम से भी हम लोग जानते थे। किसके नाम से भाई? बर्मा के नाम से। मैं तुमसे बात करूं म्यांमार को भारत से अलग कब किया, ठीक है भाई, म्यांमार को भारत से अलग कब किया था तो म्यांमार भारत से अलग हुआ था 1937 में। यह बात तुमको याद रखनी है। इसके अलावा मैं तुमसे बात करूं कि जब म्यांमार को भारत से अलग किया था उस समय पर हमारा वायसराय कौन था, क्योंकि ये एग्जाम में आता है भाई। तो उस समय पर वायसराय कौन था? हमारा लिनलिथगो था। कौन था मेरे भाई आपका? लिनलिथगो। ठीक है भाई, तो ये बात तुमको याद होनी चाहिए। तो म्यांमार की मुद्रा क्यात, राजधानी नापीदा, पुराना नाम बर्मा, भारत से अलग 1937 और उस समय पर वायसराय कौन था? हमारा लिनलिथगो था। ये बात हमको याद होनी चाहिए। क्लियर है मेरे भाई? अगले सवाल पर बढ़ते हैं। तो क्लास अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो मेरे भाई। लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है, कोई पैसा आपका नहीं लगता। भारत के संविधान का अनुच्छेद नंबर 66 किससे संबंधित है? संसद का संविधान से, उपराष्ट्रपति का चुनाव, संसद के सदनों की अवधि या फिर मेरे भाई भारत के अटॉर्नी जनरल। बताओ भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? कितने बच्चे हैं जो इस सवाल का राइट आंसर करेंगे? फटाफट कमेंट करो भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। आप में से कितने बच्चे आंसर करेंगे? तो मेरे भाई बात हो रही है अनुच्छेद नंबर 66 की। अब अनुच्छेद नंबर 66 अपने आप में भाई इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्जाम में आता है। राइट आंसर होगा आपका उपराष्ट्रपति का चुनाव। क्या होगा मेरे भाई? आपके उपराष्ट्रपति का चुनाव। इस सवाल का क्या होगा मेरे भाई? राइट आंसर आपका हो जाएगा। अच्छा मैं तुमसे बात करता हूं मेरे भाई किसके बारे में? अटॉर्नी जनरल के बारे में। ठीक है भाई, मैं तुमसे बात करता हूं अटॉर्नी जनरल। ठीक है भाई, तो अटॉर्नी जनरल मेरे भाई किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद नंबर 76 में। ठीक है भाई, अनुच्छेद नंबर 76 में आपका क्या है? आपका महान्यायवादी। ठीक है भाई, अनुच्छेद नंबर 76 में आपका महान्यायवादी है, जिसको हम अटॉर्नी जनरल के नाम से भी जानते हैं। तो उपराष्ट्रपति हमारे सवाल का क्या होगा भाई? राइट आंसर होगा। अगला सवाल,
गिरनार पहाड़ियां कहां पर स्थित है? सभी बच्चे कमेंट करो भाई, गिरनार की जो पहाड़ी है वो आपको कहां पर देखने को मिलेंगी? गुजरात, उड़ीसा, गोवा, असम। फटाफट कमेंट कर दो भाई सारे के सारे बच्चे। क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए भाई, ठीक है भाई, बिल्कुल। तो फटाफट कमेंट करो भाई, गिरनार की पहाड़ियां कहां पर हैं? तो मेरे भाई देखो, अगर मैं तुमसे बात करता हूं किसके बारे में, गिरनार पहाड़ियों के बारे में, तो गैसे गिरनार और गैसे गुजरात, नाम से ही पता चलेगा, इसका मतलब राइट आंसर होगा आपका गुजरात। तो जिन्होंने गुजरात आंसर दे दिया उनका सही, बाकी सभी का गलत। अब देखो मेरे भाई, मैं तुमसे बात करता हूं गुजरात के बारे में, तो गुजरात का मेरे भाई आपसे गरबा लोक नृत्य एग्जाम में आएगा। कौन सा मेरे भाई? गरबा। इसके अलावा मेरे भाई डांडिया, डांडिया। इसके अलावा मेरे भाई आपका टिप्पणी। इसके अलावा मेरे भाई लास्या। कौन सा मेरे भाई? आपका लास्या। तो ये क्या है? गुजरात के लोक नृत्य एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसके अलावा मेरे भाई मोढेरा उत्सव। कौन सा मेरे भाई? मोढेरा उत्सव कहां पर मनाएंगे? गुजरात में। इसके अलावा पतंग महोत्सव कहां पर मनाएंगे? सर ये भी हम गुजरात में मनाएंगे, ठीक है भाई। ये बात तुमको याद होनी चाहिए, एग्जाम में आप लोगों से पूछी जा सकती है, ठीक है भाई, बिल्कुल, ठीक है भाई, बिल्कुल। फटाफट कमेंट कर दीजिए भाई, ठीक है, बिल्कुल। अब देखो मेरे भाई अगला सवाल, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? फटाफट कमेंट करो भाई। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है 90/60 होता है, 120/80, 200/130, या फिर मेरे भाई 160, 140/160। ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है और बचपन से हम इस सवाल को पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है भाई, बचपन से हम इस सवाल को पढ़ते आ रहे हैं। छोटी छोटी क्लासों की जो विज्ञान की किताब होती है उसमें ये सवाल आता है 120/80, ठीक है भाई, 120/80 हमारे सवाल का क्या होगा भाई? राइट आंसर होगा। तो बिल्कुल मेरे भाई, ठीक है, बिल्कुल। आ जाइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। एल्कोहल पानी से अधिक वाष्पशील होता है क्योंकि खालिस्तान पानी से कम होता है। अरे भाई देखो, देखो मेरे पास में दो कटोरे हैं, एक कटोरा ये रहा, एक कटोरा ये रहा, या इसमें मैं पानी भर दूं, इसमें मैं एल्कोहल भर दूं, क्या भर दूं मेरे भाई? एल्कोहल, और दोनों को धूप में रख दूं, तो सीधी सी बात है ये जल्दी भाप बन के उड़ जाएगा, ठीक है भाई, ये जल्दी जो है मेरे भाई आपका, ठीक है भाई, भाप बनकर उड़ जाएगा, ठीक है भाई, ये अभी जल्दी भाप बन के उड़ जाएगा। अब क्यों उड़ जाएगा? सवाल में यही तो पूछा है कि एल्कोहल पानी से अधिक वाष्पशील होता है क्योंकि इसका क्वथनांक जो है क्या होता है मेरे भाई? पानी से कम होता है, ठीक है भाई, इसका जो क्वथनांक होता है वो मेरे भाई पानी से क्या होता है मेरे भाई? कम होता है, ठीक है। तो जिन्होंने आंसर दे दिया मेरे भाई इसके क्वथनांक के बारे में उनका सही है, बाकी मेरे भाई आप सभी का गलत हो गया, ठीक है भाई, बाकी सभी का मेरे भाई क्या हो गया है? आप सभी का गलत हो गया है। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी बच्चे आरपीएफ कांस्टेबल परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के लिए मैंने जीके का पीडीएफ तैयार कर दिया केवल 50 रुपए में। भाई जीके के पीडीएफ की जरूरत क्यों पड़ी? तो मैं आपको बता दूं कि आपने किसी से भी पढ़ लिया हो, लेकिन मेरे भाई सबसे ज्यादा जरूरी होता है रिवीजन करना। बिना रिवीजन के तुम लोग मेरे भाई जो है एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते। तो मेरे भाई इसके लिए अब यूट्यूब पर ऐसा कोई टीचर तुमको नहीं मिलेगा जो 2-3 दिन में, ठीक है भैया, 1 या 2 दिन में तुमको पूरी जीके का रिवीजन करवा दे। ना मेरे भाई ऐसी कोई क्लास तुमको मिलेगी जो 1-2 दिन में तुमको पूरी जीके का रिवीजन करवा दे। लेकिन मेरे भाई आप इस पीडीएफ को पढ़कर पूरी जीके का रिवीजन कर सकते हैं। इसमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, स्टैटिक जीके के लगभग 35+ टॉपिक मिलेंगे और 500+ प्रश्न आपके लगभग 1 लाइनर क्वेश्चन होंगे। टॉपिकों में मेरे भाई आपके सारे टॉपिक जैसे कि जनगणना, लोक नृत्य, वाद्य यंत्र कलाकार, फेस्टिवल, आर्टिकल, अनुच्छेद, ठीक है भाई, अनुसूची वगैरह, मतलब जितने भी तुम्हारे टॉपिक है लगभग 35+ टॉपिक आपको एक्स्ट्रा डिटेल के साथ मिलेंगे। डेमो के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्वेश्चन होगा उसकी एक्स्ट्रा डिटेल होगी, क्वेश्चन होगा फिर उसकी एक्स्ट्रा डिटेल होगी। इस तरीके से मेरे भाई हिस्ट्री, पॉलिटी और स्टैटिक जीके के लगभग 35+ टॉपिक और 500+ प्रश्न आपके 1 लाइनर के रूप में इस पीडीएफ में कवर हैं। तो जिनको चाहिए केवल 50 रुपए में इन नंबरों पर व्हाट्सएप मैसेज कर देना, 50 रुपए में आपको जीके जीएस का पीडीएफ मिल जाएगा। इन नंबरों पर व्हाट्सएप मैसेज करके बोल देना भाई, ठीक है। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखो भाई, लोकसभा स्थगित करने का अधिकार किसके पास में होता है? लोकसभा स्थगित करने का जो अधिकार है वो किसके पास में होता है? फटाफट कमेंट करो भाई।
लोकसभा को स्थगित करने का जो अधिकार होता है वो किसके पास में होता है? अध्यक्ष के पास में, प्रधानमंत्री, संसदीय कार्य मंत्री या फिर मेरे भाई आपका राष्ट्रपति। तो आप क्या बोलोगे? सर लोकसभा को स्थगित करने का जो अधिकार होता है वो किसके पास में होता है? राष्ट्रपति के पास में। मैं तुमसे पूछूं कि बताओ राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रपति अनुच्छेद नंबर 52 से लेकर किसमें है? 52 से लेकर 62 में। मैं तुमसे बात करूं भाई राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति किसमें है? अनुच्छेद नंबर 72 में। मैं तुमसे बात करूं मेरे भाई राष्ट्रपति की सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने का अधिकार, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने का अधिकार किसमें है? अनुच्छेद नंबर 143 में। मैं तुमसे बात करूं मेरे भाई राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद नंबर 61 में है। तो ये सारी बातें हमको याद होनी चाहिए, एग्जाम में आप लोगों से पूछी जा सकती है। क्लियर है भाई? बिल्कुल। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। तो मेरे दोस्त हर चीज को मैं आपको एक्स्ट्रा डिटेल में बता रहा हूं भाई, ठीक है? हर चीज को एक्स्ट्रा डिटेल के साथ में आपको बता रहा हूं। तो मेरे भाई इस बात के लिए प्लीज क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। आ जाओ भाई। अखिल भारतीय सेवा के सदस्य कितनी सेवा, किसकी सेवा करते हैं? बताओ मेरे भाई। आप लोगों से पूछा है कि अखिल भारतीय सेवा के सदस्य, ठीक है भाई, अखिल भारतीय सेवा के सदस्य किसकी सेवा करते हैं? केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की, केवल संघ राज्य क्षेत्र की, संघ और राज्य सरकार दोनों की। तो अखिल भारतीय सेवा के सदस्य किसकी सेवा करते हैं? तो मेरे भाई संघ और राज्य सरकार दोनों की सेवा करते हैं। ठीक है भाई, संघ और राज्य सरकार दोनों की सेवा करते हैं। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का क्या होगा मेरे भाई? राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। उस हार्मोन का नाम क्या है जो अमाशय के रस स्राव को उत्तेजित करता है? उस हार्मोन का नाम क्या है जो अमाशय रस के स्राव को उत्तेजित करता है? रेनिन, इंट्रोकिनस या फिर इंट्रोओगस्टो या फिर मेरे भाई आपका गैस्ट्रीन। तो उस हार्मोन का नाम क्या है जो अमाशय रस के स्राव को उत्तेजित करता है? सर वो है गैस्ट्रीन। कौन सा मेरे भाई? आपका गैस्ट्रीन है। ऑप्शन नंबर डी हमारे सवाल का क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है भाई, आर्यभट्ट और वराह मिहिर सुविख्यात नाम, ठीक है, खालिद युग के साथ संबंधित है। यानी कि मेरे भाई आपसे बोला कि आर्यभट्ट की बात कर लो चाहे वराह मिहिर की बात कर लो, ये दोनों मेरे भाई आपके किस युग के साथ संबंधित है? गुप्त वंश, कुषाण वंश, मौर्य वंश या फिर मेरे भाई आपका पाल वंश? फटाफट कमेंट करो भाई आर्यभट्ट के बारे में और वराह मिहिर के बारे में। तो सर आर्यभट्ट गणितज्ञ थे, वराह मिहिर भी, इनका संबंध मेरे भाई आपके गुप्त वंश। किससे मेरे भाई? आपके गुप्त वंश से संबंध रखते हैं। ये बात तुमको याद होना चाहिए। किसके टाइम पर थे सर ये? चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पर। किसके टाइम पर मेरे भाई? चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पर ये थे। चंद्रगुप्त सेकंड वही आदमी है जिनके टाइम पर मेरे भाई फाहियान आया था। ठीक भाई, विदेशी यात्री कौन आया था? फाहियान। तो कभी भी अगर तुमसे पूछे कि बताओ फाहियान किसके टाइम पर आया था? चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पर, जिसको विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। किस मामले को सुप्रीम कोर्ट ने हमारे संविधान के मूल ढांचे के द्वारा घोषित किया है? केशवानंद भारती मामले, गोलकनाथ मामला, मिनर्वा मिल्स मामला, गोपालन मामले में? ठीक है भाई, किस मामले को सुप्रीम कोर्ट ने हमारे संविधान के मूल ढांचे के द्वारा घोषित किया? तो भाई मूल ढांचे के द्वारा घोषित किया है वो है आपका केशवानंद भारती केस। ठीक है भाई, केशवानंद भारती केस। ऑप्शन नंबर एक हमारे सवाल का क्या होगा भाई? राइट आंसर आपका हो जाएगा। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है केशवानंद भारती केस, और हो सकता है कि आपने आज से पहले इसके बारे में खूब पढ़ा हो। ठीक है भाई, बिल्कुल क्लियर है मेरे दोस्त। तो अगले सवाल पर बढ़ते हैं। ठीक है भाई, अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल तुम्हारे सामने है, इसको तुम ध्यान से देखो भाई, ठीक है, इसको तुम ध्यान से देखो। और मेरे भाई अब आप बताओ कि यहाँ पर तुमसे बोला कि कितने खिलाड़ी फुटबॉल और हॉकी खेलने वाले हैं लेकिन क्रिकेट नहीं खेलते? कितने खिलाड़ी हैं जो फुटबॉल और हॉकी तो खेलते हैं लेकिन क्रिकेट नहीं खेलते? बताओ भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? ठीक है भाई, फटाफट बताओ भाई इस सवाल का आंसर क्या होगा? तो मेरे भाई क्रिकेट नहीं खेलते। अब क्रिकेट में तो किसको दर्शाएगा मेरे भाई? त्रिभुज को। यानी कि त्रिभुज तो आंसर हो ही नहीं सकता, त्रिभुज तो आंसर हमारा हो ही नहीं सकता। सवाल में ये बोला कितने खिलाड़ी फुटबॉल और हॉकी खेलते हैं, खेलने वाले, लेकिन क्रिकेट नहीं खेलते, मतलब ये तो तुम्हारा आंसर हो नहीं सकता। ठीक है भाई, ये तो आंसर हो नहीं सकता। तो मेरे भाई आप देखोगे 13। ठीक है भाई, इस 13 को देख लो, देखो 13 को देखो,
13 को तो भाई यहाँ से तीर का निशान लगा, 13 यानी कि इस गोले में भी आ रहा है और गोला दर्शाएगा हॉकी को, और 13 इसके अंदर भी आ रहा है और ये दर्शाएगा फुटबॉल को, तो फुटबॉल और हॉकी चाहिए था 13, लेकिन सर इसमें तो 13 ऑप्शन में है ही नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है भाई, इनमें से कोई नहीं हमारे सवाल का क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है भाई, इनमें से कोई नहीं हमारे सवाल का क्या होगा भाई, राइट आंसर होगा। अगला देखो भाई, आर की आय क्यों से 40% ज्यादा है और क्यों की आय पी की आय से 25% ज्यादा है। आर की आय पी की आय से कितने प्रतिशत ज्यादा है, फटाफट कमेंट करो भाई, इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। ठीक है भाई, तो देखो तुम्हारे पास में 3 आदमी, एक तो पी, एक मेरे भाई क्यू और एक तुम्हारे पास में आर। सवाल में बोला कि क्यू की आय पी की आय से 25% ज्यादा है। ठीक है भाई, क्यू की आय पी की आय से 25% ज्यादा है। ठीक है भाई, तो देखो मान लो पी की आय कितनी है मेरे भाई, 100 रुपए, तो क्यू की आय कितनी होगी, 125 रुपए हो जाएगी भाई, इससे 25% ज्यादा ही तो 125 हो गई। फिर आर की आय क्यू की आय से 40% ज्यादा, यानी इसकी आय इससे भी 40% ज्यादा, तो 125 से कितनी ज्यादा है, 40% ज्यादा है, यानी 140 बटे में क्या कर दो, 100 कर दो मेरे भाई। 25 पंजो 125 और 25 चौका 100, 4 का भाग इसमें देंगे, 4 तिया 12, 4 पंजो 20, तो 35 पंजो कितना होता है, 175 होता है। तो सवाल में बोला कि आर की आय पी की आय से कितनी ज्यादा, भाई पी की आय तो 100 है और आर की आय 175 है, यानी कि भाई 75 ज्यादा हो गई। ठीक है भाई, 75 ज्यादा हो गई, ऑप्शन नंबर सी। तो जिन्होंने आंसर दे दिया मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी, उनका तो सही है, बाकी मेरे भाई आप सभी का गलत हो चुका है। ठीक है भाई, जिन्होंने ऑप्शन सी आंसर दे दिया उनके मजे, बाकी आप सभी का गलत हो गया। ठीक है भाई, तो मान लो इसकी आय तुम्हारी 100 थी, ठीक है भाई, इसकी आय 100 थी तो इसकी आय 125 हो जाएगी, इसकी आय इससे 40 ज्यादा मतलब 175 हो जाएगी, तो भाई 100 ज्यादा है। ठीक है भाई, सॉरी 75 ज्यादा है। ठीक है, अगले सवाल पर बढ़ते हैं। एक कार्यालय में 108 मेज है और 132 कुर्सी हैं। यदि 1/6 मेज और 1/4 कुर्सी टूट गई, यदि प्रत्येक व्यक्ति को एक मेज और एक कुर्सी की आवश्यकता है, तो कितने लोग कार्यालय में काम कर सकते हैं। बहुत आसान सवाल है भाई, इतना आसान सवाल है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। ठीक है भाई, इतना आसान सवाल है कि सोच भी नहीं सकते। भाई देखो कितनी मेज थी भाई, 108 मेज थी। अब 108 मेज तुम्हारे पास में थी, उनमें से 1/6 मेज टूट गई, तो इसका 1/6 मेज निकाल लो भाई, कितना आएगा सर, 6 से भाग देंगे तो 6 एकम 6 और 8 6 48, ठीक भाई, यानी 18 मेज। तो 108 में से 18 मेज टूट गई, यानी कितनी मेज बची सर, 90 मेज तुम्हारे पास में बच गई। फिर तुम्हारे पास में 132 कुर्सी थी, 132 कुर्सी में क्या हुआ, 1/4 टूट गई, तो इसका 1/4 निकाल लो, तो 4 का भाग देंगे, 4 तिया 12 और 4 तिया 12, यानी कि मेरे भाई 132 जो आपकी कुर्सी थी उनमें से 33 कुर्सी टूट गई, यानी कितनी बची मेरे भाई, 99 बची। अब तुमसे बोला कि हर एक व्यक्ति को एक मेज चाहिए और एक कुर्सी चाहिए, तो सीधी सी बात है 90 आदमी हो जाएंगे, 9 कुर्सी तुम्हारे पास में एक्स्ट्रा बचेंगी, तो उनका कोई मतलब ही नहीं है भाई। मैक्सिमम 90 आदमी है जो भाई कुर्सी भी ले लेंगे और मेज भी ले लेंगे। ठीक है भाई, अरे भाई 108 मेज थी, उनमें से 1/6 टूट गई, तो इसका 1/6 निकालें, 18 टूट गई, तो 108 में से 18 टूटी तो 90 बची। फिर 132 कुर्सी थी, 1/4 टूट गई, तो 132 का 1/4 निकाला, 33 आया, 132 में से 33 टूट गई, कितनी बची, 99। अब हर आदमी को एक मेज चाहिए और एक कुर्सी चाहिए, तो भाई 90 मेज और 90 कुर्सी, ये 9 कुर्सी एक्स्ट्रा बचेंगे, इनका कोई यूज नहीं है, तो 90 हो जाएंगे भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी तुम्हारे सवाल का क्या होगा भाई, राइट आंसर होगा। अगले सवाल को देखो भाई, 0.63 के ऊपर बार है, 0.37 के ऊपर बार है, का मान कितना होगा। फटाफट बता दो भाई, इतना वाहियात सवाल है जिसकी मतलब कोई हद नहीं है, लेकिन भाई इन सवालों को वही बच्चे कर पाएंगे जिनको ट्रिक पता होगी। जिनको ट्रिक पता होगी उनके लिए तो ये 2 सेकंड का सवाल है, और जिनको ट्रिक नहीं पता होगी उनके लिए 2 घंटे से भी ज्यादा का सवाल है भाई। ठीक है, नहीं कर पाएंगे वो तो आ जाओ मेरे भाई। देखो सर 0.63 लिखा हुआ है यहाँ पर, तो 63 को तो 63 लिख दो, कोई बात नहीं है। कितनी संख्याओं के ऊपर बार है भाई, 6 के ऊपर भी है और 3 के ऊपर भी है, दोनों के ऊपर बार है, मतलब 2 क्या लगा दो, 9 लगा दो। यहाँ पर मेरे भाई 37 लिखा हो तो 37 को लिख दो, कोई बात नहीं है। यहाँ पर कितनी संख्याओं के ऊपर बार है भाई, 2 संख्याओं के ऊपर बार, भाई 3 के ऊपर भी है और 7 के ऊपर भी है, यानी कि यहाँ पर भी 99 लगा दो।
63 और 37 कितना होता है? 100 होता है। तो 100 बटा में क्या हो जाएगा? 99 हो जाएगा। यही तुम्हारे सवाल का आंसर। तो मैंने पहले ही बोला था, जिनको ट्रिक पता होगी वो तो कर देंगे, और जिनको ट्रिक पता नहीं होगी वो इस सवाल का आंसर नहीं कर पाएंगे। क्लियर है मेरे भाई? तो सबसे जरूरी है मेरे भाई ट्रिक। भाई जितनी संख्याओं के ऊपर बार होता है उतने नीचे क्या लग जाते हैं? 9 लग जाते हैं। उतने नीचे क्या लग जाते हैं मेरे भाई? 9 लग जाते हैं। ठीक है भाई, तो अब आ जाओ अगले सवाल पर बढ़ते हैं। लो भाई, तुमसे बोला x अनुपात y 3:4 है और y अनुपात z 3:4 है, तो x प्लस वाई प्लस जेड अपटे में 3z के किसके बराबर होगा? तो बताओ भाई इस सवाल का आंसर क्या होगा? तो मेरे भाई ध्यान से देखो यार, तुमको एक चीज पता चलेगी कि सर ये सवाल बहुत आसान है, लेकिन लफड़ा है भाई सवाल में। देखो x अनुपात y कितना मेरे भाई? 3:4। फिर बोला y अनुपात z कितना मेरे भाई? 3:4। सर ये तो दिक्कत हो गई। अब दिक्कत क्या हुई मेरे भाई? दिक्कत बड़ी हो गई कि सर यहां पर y था लेकिन यहां पर इसका मान 4 है, यहां पर y है लेकिन इसका मान 3 है। तो सर ये तो लफड़ा हो गया। तो ऐसे करो भाई, उल्टा गुणा कर दो। इसको तो कर दो मेरे भाई किससे? 3 से गुणा, और मेरे भाई इसको कर दो मेरे भाई किससे? इस 4 से गुणा। तो देखो भाई, इसको 3 से गुणा करूंगा तो 3 तिया 9 हो जाएगा। ठीक भाई, 3 तिया 9 हो जाएगा, और इसको 3 से गुणा करूंगा तो 4 तिया 12 हो जाएगा। इसको करूंगा तो 4 तिया 12, और इसको करूंगा तो 4 चौके 16। अब आ गए मेरे भाई, यहां पर भी y का मान 12 और यहां पर भी y का मान 12। तो तुमसे बोला था x प्लस वाई प्लस जेड, तो x का मान कितना है मेरे भाई? 9, y का मान कितना है? 12, और z का मान कितना है मेरे भाई? आपका 16। इन सबको जोड़ दो, बटे में नीचे 3z, तो 3 और z का मान कितना? 16। इनको जोड़ लो भाई, 16 और 12 28, 28 और 9 कितना होता है सर? 28 और 9 होता है 37, और 16 दूना 32, 16 तिया 48। तो 37 बटे में 48 तुम्हारे सवाल का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो समझ गए मेरे भाई, सवाल में कुछ भी नहीं था, बहुत आसान सवाल था भाई। सवाल में बोला x अनुपात y 3:4 और y अनुपात z 3:4, लेकिन सर यहाँ पर y का मान 4 है और यहाँ पर y का मान 3 है। तो उल्टा गुणा कर दो भाई, इसको तो कर दो 3 से गुणा और इसको कर दो 4 से गुणा। तो 3 तिया 9 और 3 चौके 12, तो 9 12 हो गया। 4 तिया 12 और 4 चौके 16। ठीक है भाई, तो यहाँ पर 9 12 और 16। ठीक है, x y और z, तो 9 12 16 इनको तो जोड़ दे क्योंकि यहाँ पर जोड़ करना था, और 3 गुणा में z का मान 16, 16 तिया 48, तो 37 बटे 48, बात खत्म। अगला देखो मेरे भाई, अगला सवाल तुम्हारे सामने बहुत ही शानदार, जानदार और मालदार सवाल। ठीक है भाई, देखो शाम पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चला, फिर दाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चला, फिर दाईं ओर मुड़ा और 4 किलोमीटर चला। इसके बाद वह पीछे मुड़ा। इस समय वह किस दिशा की ओर है? इस समय उसके सम्मुख कौन सी दिशा होगी? इतना आसान सवाल है ना भाई, जिसकी मतलब कोई हद नहीं है। इतना आसान सवाल जिसकी कोई हद नहीं है भाई। शाम पूर्व दिशा की ओर जा रहा है, तो शाम ने मान लो यहां से चलना स्टार्ट किया। अब शाम गया पूर्व दिशा की तरफ, इधर को चला भाई 5 किलोमीटर, फिर दाईं ओर मुड़ गया। दाईं ओर मुड़ेगा मतलब इधर को मुड़ेगा, तो मेरे भाई 3 किलोमीटर इधर को चल लिया। फिर से मेरे भाई क्या मुड़ा सर? फिर से वो दाईं ओर मुड़ा। ठीक है भाई, फिर से दाईं ओर मुड़ेगा तो इधर को चलेगा 4 किलोमीटर। अब इसका मुंह इधर की तरफ है। इसने बोला कि अब वह पीछे की तरफ मुड़ेगा। भाई इसका मुंह इधर की तरफ है, तो पीछे मुड़ेगा तो इसका मुंह इधर की तरफ हो जाएगा। और इधर की तरफ कौन सी दिशा है सर? इधर की तरफ, तो फिर से पूर्व दिशा आएगी, बात खत्म। अरे भाई मैं बोलूंगी एक आदमी इधर को जाया, फिर इधर को गया और फिर इधर को गया, और अब इसका मुंह इधर को ही है। अब ये बोलोगे अब ये पीछे मुड़कर देखा तो पीछे मुड़ेगा तो भाई इसका मुंह इधर को हो जाएगा, और इधर को मेरे भाई पूर्व दिशा होती है, बात खत्म मेरे भाई। तो जिन्होंने आंसर दे दिया मेरे भाई ऑप्शन नंबर 1 उनका सही, बाकी सभी का गलत। तो भाई सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई। लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। लाइक और सब्सक्राइब करने का कोई पैसा आप लोगों का नहीं लगता। लाइक करना भी फ्री और मेरे दोस्त सब्सक्राइब करना भी फ्री। ठीक है भाई, लाइक और सब्सक्राइब करना दोनों चीज फ्री होती है। आ जाओ अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अक्षरों का कौन सा समूह दी गई श्रृंखला में रिक्त स्थानों पर क्रमवार रखने से इसे पूरा करेगा? बताओ भाई, अक्षरों का कौन सा समूह? भाई इन खाली स्थानों में मैं कौन सा अक्षर रखूं कि मेरी श्रृंखला पूरी हो जाए? बताओ भाई, इन खाली स्थानों में मैं कौन से अक्षर भरूं कि मेरी श्रृंखला पूरी हो जाए? ये क्या जुगाड़ है मेरे भाई? अक्षर तो हैं 4 और खाली स्थान है 3। ठीक है भाई, तो हमने कहीं ना कहीं गलती कर दी मेरे भाई। ठीक है, यहाँ पर भाई ठीक है टाइपिंग मिस्टेक है भाई यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ऐसे करो भाई, टाइपिंग मिस्टेक है, तुम ऐसे करो। ठीक है,
इसमें देखो टाइपिंग मिस्टेक हो गई, अक्सर तो सब में 4 4 है और खालिस्तान मेरे भाई 3 रह गए। ठीक भाई, तो देखो यहाँ पर CBD था तो यहाँ पर तुम CBD कर सकते हो, तो ACBD यहाँ पर भी तुम क्या कर सकते हो ACBD। तो मेरे भाई ACBD, अब यहाँ पर तुम क्या कर सकते हो A और यहाँ पर C आ गया, तो यहाँ पर खालिस्तान था और यहाँ पर तुम्हारा D था। तो भाई इस तरह हो जाएगा ACBD ACBD ACBD। तो भाई पहले C भरो, फिर A भरो, फिर A भरो, फिर B भरो। ठीक है भाई, तो ऑप्शन नंबर C होगा। ठीक है भाई, तो ये खालिस्तान यहाँ पर ये गलत टाइपिंग है मेरे भाई, ये D आएगा यहाँ पर। ठीक है भाई, तो ये हो जाएगा तुम्हारा ACBD ACBD ACBD। बात खत्म, ऑप्शन नंबर C। आज का लास्ट सवाल कर लेते हैं मेरे भाई। किसी कूट भाषा में गिव को इस तरीके से लिखा गया, ओवर को इस तरीके से लिखा गया, उसी कूट भाषा में डिस्क को कैसे लिखा जाएगा? सभी बच्चे बताओ भाई इस सवाल का आंसर क्या होगा। तो भाई देखो, कुछ भी नहीं है मेरे भाई, यहां पर शुरू में जी था, यहां पर लास्ट में जी लिख दिया, यहां पर शुरू में ओ था, यहां पर लास्ट में ओ लिख दिया, तो यहां पर शुरू में डी है, तुम लास्ट में डी लिख दो। ठीक है मेरे भाई, यहां पर तुम देखो मेरे भाई, तो लास्ट में डी मतलब ये भी गलत और ये भी गलत। यहां पर देखो मेरे भाई, तीसरे नंबर पर वी था, इसको पहले नंबर पर लिख दिया। यहां पर तीसरे नंबर पर ई था, इसको पहले नंबर पर लिख दिया। यहां पर तीसरे नंबर पर एस है, तुम इसको शुरू में लिख दो, तो एस इसी में है। तो जिन्होंने आंसर दे दिया भाई ऑप्शन नंबर डी, उनके तो मजे, बाकी मेरे भाई आप सभी का गलत। तो ये थी आज की क्लास। उम्मीद करूंगा कि क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।